मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। मूल अधिकार याद है ना सबको? मूल अधिकार एक बार फटाफट जो है रिवाइज करा देता हूँ मैं पूरा, क्योंकि देखो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार सबको जबान पे रटा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी परीक्षा में अगर संविधान से प्रश्न आते हैं 10, तो उसमें कम से कम 2 प्रश्न 10 में मूल अधिकार से मिल जाएंगे। बंद कर दो पंखा, पंखा बंद करो। सारे स्विच बंद कर दो, हाँ सारे दबा दो, सारे बंद कर दो बस। हाँ, तो मूल अधिकार जो है इधर लगा हूँ मैं। मूल अधिकार ये करा के भी इसके बाद में फिर टेस्ट लेंगे। फंडामेंटल राइट हैं, टेस्ट का क्या हो गया? अरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 प्रश्न है, आधा घंटा लगेगा ज़्यादा थोड़ा। 20 प्रश्न है, लेकिन आज टेस्ट लेंगे अच्छी तरीके से, पता चलेगा कि तुम लोग पढ़ते क्या हो, पढ़ते क्या हो। आज जो है टेस्ट मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को जो है मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ अधिकार व्यक्तियों को जो जीवन से प्राप्त हैं, जन्म से प्राप्त हैं, उन अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है किसी भी व्यक्ति के। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। क्योंकि मूल अधिकार सारे उनके हनन होने पर व्यक्तियों को क्या प्राप्त है? उससे सुरक्षा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हमको क्या मिला है? सुरक्षा मिला हुआ है। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार कितने ग्रुप में है, कितने श्रेणियों में है? 6 श्रेणियों में। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। मूल संविधान में 7 थे। कौन कौन से थे? नंबर 1, 7 के नाम बताना है। नंबर 1 कौन सा? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। नंबर 6, संपत्ति का अधिकार। लिखना सातों में बताया ना, संपत्ति का अधिकार। और नंबर 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये हैं आपके 7 क्या? मूल अधिकार, जो मूल संविधान में थे। जो किस में थे? मूल संविधान में थे। ये 7 प्रकार के अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है समानता का अधिकार? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध 23 और 24। और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृत में शिक्षा 29 और 30। संपत्ति का 31। संवैधानिक उपचारों का 32। और तुम कह रहे हो यहाँ 12 से लेकर 35 तक, यहाँ तो खाली 32 तक आया है। तो और क्या है इसमें? अनुच्छेद 12 और 13 ऊपर लगे हुए हैं इसके, और 32 के नीचे 33, 34 और 35 नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या है? अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, ठीक है। यानी
यहाँ पर जो राज्य बताया गया है उसके अनुसार जो है राज्य पढ़ा जाएगा। राज्य का मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई पश्चिम बंगाल, इस राज्य की नहीं बात हो रही। यहाँ पर इन्होंने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि केंद्र या संसद, केंद्र की सरकार या संसद वो राज्य मानी जाएगी, राज्य की सरकार या विधायिका वो राज्य माना जाएगा, और स्थानीय जो है स्थानीय शासन व्यवस्था, चाहे जो है नगरीय शासन हो या ग्रामीण शासन हो, वो माना जाएगा, या फिर कुछ जो है स्थानीय जो है क्या है अधिकरण या प्राधिकरण, इस टाइप से, जैसे आपका रेलवे विभाग हो गया, जैसे आपका शिक्षण संस्थान हो गए, ये सब भी क्या है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो ये राज्य की परिभाषा, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल में सब पढ़े हुए हो, बस खाली एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है, जिससे एक बार याद हो जाए। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अगर कोई मूल अधिकार के हनन का कोई विधि बनाती है संसद या विधायिका, राज्य विधायिका या केंद्र की संसद, दोनों को ऐसे मूल अधिकारों के हनन से संबंधित कोई अगर विधान, नियम, कानून बनाती है तो उसका क्या होगा? अल्पीकरण किया जाएगा, उसको खत्म किया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, न्यायालयों द्वारा उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ये उससे संबंधित है। इसके बाद मूल मुद्दा हमारा शुरू होता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसमें कौन कौन से अधिकार हैं समानता के अधिकार में? तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? दो बातें की गई है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक, और अनुच्छेद 14 में ही एक दूसरी बात की गई है, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, याद रखना। ठीक है, ये दो बातें कही गई है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। और इसी में आगे अनुच्छेद 15 क्या कहता है? इसी के अधिकार की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव, भेदभाव से निषेध, भेदभाव से निषेध। अब कितने प्रकार, मतलब किन चीजों से? आधार क्या है? 5 आधारों से, 5 आधार हैं। ठीक है, पूरा आधार कौन कौन से? हाँ, धर्म, मूल, वंश, जाति, हाँ, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर जो है विभेद नहीं किया जाएगा राज्य द्वारा। ठीक है, भेदभाव से निषेध किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की समानता या फिर अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में। किसमें? सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक, इसमें भेदभाव, इसमें भी किसके मतलब कितने आधार हैं? 7 आधार हैं। 5 तो यही हैं और 2 जोड़ दिए जाते हैं आधार। कौन? उद्भव के आधार पर और मूल निवास, 2 और जोड़ दिए जाते हैं। 5 तो ये है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। इसके अलावा 2 आधार और जोड़ दिए जाते हैं। कौन कौन से? उद्भव के आधार पर और मूल निवास के आधार। तो लोक नियोजन की समानता यहाँ पर या जो है इसकी बात की गई है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 में किस चीज़ की? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इस पहला अधिकार। दूसरे अधिकार की बात करें तो दूसरे में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसको हम लोग लिखते हैं अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6। लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 7 थी, तो 7 हमको लिखना है। मूल संविधान में 7 थी, 1 का निरसन हुआ है, तो 7 अगर लिखा जाए तो क्या क्या लिखेंगे? नंबर 1 ये कैसे लिखेंगे? 19(1) आ, 19(1) का, ये 19(1) ए। अब इसमें क्या है? ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 19, अब ये आगे अपना समझते चलना, मैं बी सी लिखता चलाऊंगा। 19(1) बी में क्या कहा गया है? सभा करने की जो है स्वतंत्रता। ठीक, अनुच्छेद सी में कहा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी में क्या है? अबाध संचरण,
किसी के भी बेडरूम में नहीं घुसना है। आबाद संचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी देश में जा सकते हो, ठीक। और अनुच्छेद ई में क्या कहा गया है? हाँ, बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी राज्य में देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और बस जाओगे तो क्या हो जाएगा? संपत्ति खरीदने की, संपत्ति अर्जन, ठीक है, जो कि खत्म कर दिया गया है। संपत्ति अर्जन को क्या कर दिया गया है? खत्म। तो इसके लिए शब्द आता है निरसन। इसके लिए शब्द क्या आता है? निरसन। संवैधानिक शब्द क्या है? निरसन। निरसन मतलब समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया है? कौन से संशोधन में? तो ये भी पता होना चाहिए। कौन से? 44वें। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं 42वें और 44वें में, ठीक है। तो कौन से संशोधन में? 44वें। सन भी याद रखना, 1978। 44वां संशोधन 1978। प्रधानमंत्री कौन थे? देसलाई, मोरारजी देसाई। या इसीलिए मैं ऐसे शब्द डालता हूं कि तुम लोग भूलो ना। देसलाई कहा था पढ़ाते समय, उस समय तो भूल कैसे गए? मोरारजी देसाई, ठीक। हम लोग दिया सलाई कहते थे, माचिस को दिया सलाई कहते थे। तुम लोग कहते दिया सलाई? दिया सलाई नहीं कहते हो? दिया जलाने वाली सलाई, दिया सलाई। तो हाँ, माचिस ही कहते हो ना। हम लोग दिया सलाई कहते थे, गांव में दिया हुआ जलाते थे, इसलिए उसकी सलाई होती थी, ठीक। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व, उनके कार्यकाल में 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 में, और संपत्ति का अर्जन का अधिकार क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और उसी के साथ में एक और जो है संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, इसे भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 44वें में ही। इसलिए दोनों आप समझो यहाँ पर, ठीक। और ये किसमें था? 19(1)(f) में। ये किसमें था? 19(1)(f) में। पूछ लेता है घुसाड़ करके, एफ पूछ लेगा, दे देगा ABCDEF, कहेगा किसमें जो है संपत्ति अर्जन का अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया है? तो एफ में था। और एफ के बाद क्या आता है? FG। जी आता है ना। तो जी में क्या था? व्यापार, वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता। वृत्ति, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से ये अब ये हट गया तो कितने बचे? 6। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 6 प्रकार की क्या हैं? स्वतंत्रताएं हैं, जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 19 में भी 19(1) के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 19(1). इसके बाद आगे इसके जो है अपवाद हैं 19, 2, 3, ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, डिटेल में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसे नहीं, यहाँ पर 19(1) खाली जानो। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे इसी में अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष अपराध या दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार। हाँ सही तो है, संरक्षण, ठीक। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण, हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 19 महत्वपूर्ण है, ऐसे ही अनुच्छेद 21 भी महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21A, इसमें क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार। हाँ, ये कब जोड़ा गया? कौन से संशोधन में? 86वें संवैधानिक संशोधन। कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन में। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में। और 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ? ये अस्तित्व में आया, लागू हो गया, ठीक है। और अनुच्छेद, ये क्या लिखा हूँ 21, अब ये 22 आएगा, अनुच्छेद 22। इसमें क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, ठीक। तो ये अनुच्छेद 20 से लेकर के अनुच्छेद 22, बल्कि 19 पहले ही बता दिया, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक ये क्या हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अब कौन सा आता है आपका? शोषण के विरुद्ध। इसमें 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्श्रम, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तीसरा अधिकार क्या है? शोषण। तो ये भी याद होना चाहिए किस नंबर का कौन सा अधिकार है, सीरियल से याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है इसको अरेंज करने के लिए, सीरियल से कौन से नंबर पे कौन सा अधिकार है, ये भी पूछ लेता है। और किस भाग में है ये भी पूछता है। तो किस भाग में है? तीसरे भाग में। पहले भाग में क्या था? राज्य, हाँ, भारत और उसके संघ क्षेत्र के बारे में था भाग 1 में। और भाग 2 में क्या था? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। और संघ और इसके क्षेत्र के बारे में जानकारी कहाँ से कहाँ तक मिलती है? 1 से 4 तक,
ठीक। तो अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बल और लात से कराया गया श्रम। बल और लात से कराया गया श्रम क्या कहलाएगा? बलात् श्रम। तो पहले बल और लात मारेंगे उस तो पहले आएगा 23 में, और 24 में क्या आएगा? बाल श्रम। 24 में क्या आएगा? बाल श्रम। ठीक है। बाल श्रम पर ही जो है हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज मिला है। कैलाश सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफजई के साथ में जो है क्या मिला था? नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज मिला था। ये बाल श्रम के खिलाफ ही बहुत जो है अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के लिए, इसीलिए इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। एक बार बताया भी था मलाला यूसुफजई के बारे में, जिसको जो है आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, लेकिन वो जो है बाइलक बच गई थी और काफ़ी जो है हिम्मती महिला थी, लड़की थी, और जो है उसके बाद में बहुत अच्छा काम किया। तो उनको जो है कैलाश सत्यार्थी के साथ में जो है नोबेल शांति का नोबेल मिला। तो बलात् श्रम और बाल श्रम अनुच्छेद 24। वर्ष कितना है? कितने वर्ष से? 14 वर्ष। तो याद रखना है 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है। कारखानों में या फिर किसी विस्फोटक जो है संगठन में। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 24 है। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, तो ये कितने अनुच्छेदों में है? 25 से लेकर के 28 तक। 25, 26, 27, 28। 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। हाँ, अंतःकरण मतलब किसी भी धर्म को अपनाने, मानने, उसमें विश्वास रखना, विश्वास करना, वो क्या है? अंतःकरण की। अंतः मतलब अपने अंदर धारण करना। क्या? कोई भी धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। धर्म का मतलब ही होता है धारण करना। हम लोग कहते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, ये धर्म थोड़े नहीं है। धर्म जो आप धारण करते हो वही धर्म है। आप इसमें क्या धारण करते हो? विद्या, अध्ययन। व्यक्तिगत नहीं, हाँ, ये व्यक्ति को मिली हुई स्वतंत्रता है, तो व्यक्ति के लिए मिली हुई स्वतंत्रता है। तो अंतःकरण मतलब, अब अंतःकरण कोई समूह थोड़े नहीं या कोई संस्था थोड़े नहीं अंतःकरण जो है धर्म धारण करेगा। धर्म तो व्यक्ति ही धारण करेगा। इसलिए व्यक्तियों को प्राप्त जो है स्वतंत्रता है। किसको? व्यक्तियों को। व्यक्तियों में भी मतलब हम अभी बताएं कौन कौन से, जो 15, 16 ये किसको है? सिर्फ नागरिकों को। और उसके बाद में 19, उसके बाद में 29 और 30। तो ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों में जो सिर्फ किसको मिले हैं? नागरिकों को मिले हैं। तो 25 नहीं है। तो अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता किसी को भी हो सकती है। ठीक। और 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। ठीक है। हमने बताया था जब आप धर्म मान लोगे तो फिर आप धार्मिक कार्यों का भी प्रबंधन करना होगा। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन उसके आगे है। और इसके 27 नंबर के अनुच्छेद पे क्या है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। तो धार्मिक अभिवृद्धि अर्थात जो है धर्म की वृद्धि के लिए आप जो संपदा और संपत्ति जो अर्जन करोगे, कोई संस्थान जो धर्म की वृद्धि के लिए कर रहा है, तो वो सारी संपत्ति कर से क्या होगी? मुक्त होगी। तो अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति यानी सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, लेकिन फीस ले सकती है, मैंने बताया था, शुल्क ले सकती है। और अनुच्छेद 28 क्या है? शिक्षण संस्थाओं से संबंधित अधिकार। शिक्षण संस्थाओं से संबंधित अधिकार। ठीक है। अर्थात जो है शिक्षण संस्थाओं अर्थात जो धार्मिक संगठन है उनमें 3 प्रकार के शिक्षण संस्थान होते हैं। धार्मिक संगठन के नाम शिक्षण संस्थानों की 3 कैटेगरी बताई गई है। तो उसमें जो पूर्णतः सरकारी हैं उनमें किसी भी प्रकार के धार्मिक गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। और दूसरी प्रकार की है सरकार से वित्त पोषित, लेकिन वो है क्या? निजी, प्राइवेट है, जैसे तुम्हारा एडेड विद्यालय है। तो इसमें क्या होगा? मतलब धार्मिक कार्य हो सकते हैं, हवन वगैरह, पूजा पाठ, ये सब हो सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो ज़बरदस्ती किसी को कहा जाए तुम जो है क्या करो, मानो। तो एक इस प्रकार की है। और एक तीसरी प्रकार की है जो पूरी तरीके से क्या है? निजी संस्थान है, वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो इस 3 प्रकार की कैटेगरी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित बताया था, जहाँ धार्मिक कार्यों के बारे में बात की गई थी। तो ये हो गया आपकी कौन सी स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता। अब क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें 2 ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? हितों का
अल्पसंख्यक, हाँ, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो ये दोनों 2930 अधिकार जो है अल्पसंख्यकों को मिले हैं। और तीसरा अधिकार क्या है 30वां नंबर पे? शिक्षण संस्थाएं की स्थापना है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें स्थापना करने की बात की गई है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। और हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था जो 28 नंबर में, उसमें क्या था? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक कार्यों से संबंधित था। शिक्षण संस्थाओं में 28 में क्या था? धार्मिक कार्य, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए। और 30 नंबर में क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक अपने बच्चों की शिक्षा हेतु क्या कर सकते हैं? धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उन शिक्षण संस्थाओं में सिर्फ वही बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। और अनुच्छेद 31 जैसा कि मैंने बताया है, ये क्या है? इसका निरसन है। अनुच्छेद 31 का क्या किया गया है? निरसन। 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद जो है 31, अब निरसन करके इसको कहाँ डाला गया? भाग नंबर कितने में? भाग नंबर कितना है? 12। भाग नंबर 12 में। और अनुच्छेद किस में डाला गया है? 300A में, अनुच्छेद 300। तो ये अब ये किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी या विधिक अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? कानूनी या विधिक अधिकार। अर्थात आपकी संपत्ति को सरकार लेने से पहले कोई कानून बनाएगी, कोई विधि बनाएगी, उसके बाद आपके संपत्ति पर सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है, उस आपको बेदखल कर सकती है, और उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। ठीक, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट से ये जो है जा करके आप रिट नहीं कर सकते हो। रिट के लिए नहीं जा करके जो है सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो कि रिट जारी करो कि हमारी संपत्ति का सरकार क्या कर रही है? हनन कर रही है। क्योंकि अब ये क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। पूरी कहानी मैंने अलग से क्लास में बताई थी कि किस तरीके से धीरे धीरे करके इसको खत्म किया गया। एकदम से नहीं खत्म हुआ था। 44वां संशोधन तो लास्ट था, उसके पहले शुरुआत हो गया था पहले संशोधन से ही। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि संपत्ति का अधिकार जो था, इसको खत्म करने की प्रक्रिया कब से शुरू हो गई थी? तो प्रथम संशोधन से ही शुरू हो गई थी। पहले ही संशोधन से इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 31। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 में जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसको क्या कहा गया है? 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, और इसमें इसको संविधान का क्या कहा गया है? किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। हार्ट कहा है और सोल कहा है इसको संविधान। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और अगर ओवरऑल कहा जाए संविधान की जो है आत्मा कौन है? तो प्रस्तावना है। ओवरऑल संविधान की जो है आत्मा कौन है? तो वो। और अब संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 32 के तहत क्या है कि 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को रिटें जारी करने का अधिकार है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के रिटें कौन कौन सी? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ, नंबर 2 परमादेश, मैंडमस परमादेश, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों नाम याद रखना है। हैबियस कॉर्पस और ये है मैंडमस, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। और 3 नंबर पे प्रतिषेध, 3 नंबर पे प्रतिषेध, प्रोहाइबिशन मना करना। और 4 नंबर पे उत्प्रेषण सर्टियोरेरी। और 5वें नंबर पे अधिकार प्रक्षा क्वा वारंटो किस अधिकार से। ठीक, तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार किसको है? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, और 226 के तहत हाई कोर्ट को। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी और कोवेरेंटो, जिसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये उच्च न्यायालय यानी ऊपर के न्यायालय द्वारा अपने नीचे के न्यायालयों को जारी किया जाता है। कौन? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण प्राइवेट व्यक्ति और
सरकारी दोनों व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है, और परमादेश सिर्फ किसको जारी होता है? सरकारी व्यक्तियों को, अधिकारियों को, सरकारी जो उनको जो है जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हीला हवाली क्यों कर रहे हो। और अधिकार परीक्षा किस लिए जारी किया जाता है? किस अधिकार से आप कार्य कर रहे हो। यानी अगर आप अपने जिस पद पर हो उस पद के अतिरिक्त कोई कार्य कर रहे हो तो फिर वो आपके अधिकार परीक्षा रेट जारी किया जा सकता है उस पर। जैसे कोई नर्स अगर ऑपरेशन करती है तो उससे पूछा जा सकता है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है जो आपने ऑपरेशन कर दिया और जो है मरीज बेचारा चला गया दुनिया छोड़ करके। तो अधिकार परीक्षा, तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक जो क्या थे? मूल अधिकार थे मेन। और अनुच्छेद 33-34 ये क्या है? ये मूल अधिकारों के अपवाद हैं। ये क्या है? मूल अधिकारों के अपवाद हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि कुछ विशिष्ट संस्थाओं के लिए, विशिष्ट संगठनों के लिए जो है कौन? सिर्फ केंद्र सरकार, संसद जो है विधि बना सकती है। जैसे सशस्त्र बल, ठीक है, जैसे सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस बल, ठीक है, और इसी प्रकार से ISBT, इसी प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके लिए संसद क्या बना सकती है? कानून बना करके। और जो ये अधिकार मिले हुए हैं, जो हमको मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो उनके मूल अधिकारों को खत्म करने का, अल्पीकरण करने का कानून बना सकती है। और उसके खिलाफ ये न्यायालय जा करके वहाँ रिट जारी नहीं करवा सकते हैं, न्यायालय से संरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों? अनुच्छेद 33 के तहत ये पावर दिया गया है किसको? संसद को। ठीक, और अनुच्छेद 34 जो है मार्शल लॉ की बात करता है। अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लागू हो गया, यानी पूरी तरीके से वहाँ पर सेना का जो है कानून चल रहा है, सेना का कानून तब लागू होगा जब कहीं पे आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ेगी या कोई जो है व्यवस्था गड़बड़ चल रही होगी, तो वहाँ पर पूरी तरीके से सिस्टम को, सरकारी सिस्टम को ख़त्म करके और सैन्य शासन लागू किया जाता है। भारत में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है और न होगा। तुम लोग चाहोगे तो हो जाएगा आगे। ठीक, और अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 इन पर जो है सिर्फ कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। अनुच्छेद 16 में मैंने बताया था कौन? निवास वगैरह का कार्य है वो कौन उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। अनुच्छेद जो है 33, 34, 35 इस पर भी कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। 33 में तो बता ही दिया, तो और 34 में जो है सैन्य कानून है तो उस पर भी कानून कौन बनाएगा? संसद। ठीक, तो इस तरीके से ये सब क्या हो गए? जो है मूल अधिकार। ठीक, अब यहाँ पर पूरा मूल अधिकार तुमको एक ही क्लास में लगभग 30-35 मिनट की क्लास में पूरा रिवाइज हो गया है। ठीक है, जितना अब तक गहराई में पढ़े हो, प्रश्न तुम जब हल करोगे परीक्षा में तो यही में से आएगा। ठीक है, लेकिन गहराई से इतने दिनों से हम हफ्ते भर से, इसलिए हफ्ता भर से भी ज़्यादा हो गया शायद, इसलिए पढ़ा रहे थे कि गोता लगाओ पूरा, जो है डुबकी लगा जाओ पूरा। तो मूल अधिकार कभी जो है आप जब जान गए मूल अधिकार तो उसकी वजह से आप जो है डिफीट नहीं खाओगे अपने समाज में भी, इसलिए पूरी गहराई से पढ़ाया गया था। और लेकिन इंटरव्यू में भी जैसा कि बताया कि यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो जब तक आपका पूरा फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होगा, पूरा आपका जो है जो आपका फंडामेंटल्स है, मतलब आपका जो क्या कहते हैं इसको, कंसेप्ट है, वो संकल्पना वो नहीं क्लियर होगी, तब तक आप जो है सिर्फ रट करके नहीं जा सकते हो। अब तो ये याद हो गया इसलिए क्योंकि पहले से आप इसको पढ़े हो। अब टेस्ट लेंगे।